हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम 2014 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसका पार्ट फर्स्ट जो है मैंने ऑलरेडी करवा दिया, जिसके अंदर हमने जीएस के 50 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम उत्तराखंड वाला जो पार्ट है उसको डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद जो आगे के पार्ट्स होंगे उसको भी मैं बनाऊँगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ना हम केवल उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बल्कि उनके आसपास जो अदर क्वेश्चन उनसे ऐसे बन सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। उससे आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, तो आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। और जो भी लोग नए आए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। साथ ही साथ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ पर आप जाके टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए ताकि मैं जो भी जीके का क्वेश्चंस डालूँ वो आप तक पहुँच जाए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी नोट्स अभी तक मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया है ये सारे का सारा अवेलेबल आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और कुछ बच्चे इंग्लिश के लिए कह रहे हैं, तो फ्रेंड्स इंग्लिश का मेरे पास अभी है नहीं, तो इसलिए मेरे पास इंग्लिश में कहाँ से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैनेज कर लीजिए, कुछ ट्रांसलेट करके, कुछ मैनेज करके, है ना। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड के जो पहला क्वेश्चन इसमें आया था वो है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को या जनजाति को थारू जनजाति का अपना पूर्वज मानती है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि जो पुरातन समय में जो है वो उत्तराखंड में कुछ जनजातियाँ या कुछ जातियाँ हुआ करती थी। तो वही जो जातियाँ हैं वो वर्तमान में चल के जो यहाँ के मतलब नेटिव निवासी थे। ठीक है, तो उन्हीं जातियों में से आपकी एक जाति है आपके किरात। तो किरात जो जाति है उसको थारू लोग अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा किरात। तो आपको ये जो जनजातियां हैं, बाकी के किरात हो गए और ये कोल हो गए, ये सब जनजातियां आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो उत्तराखंड है उसमें हमारे 5 प्रमुख जनजातियां हैं, आप सब जानते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो किसका है, थारू जनजाति का है, जो कि आपके कुमाऊं के अंदर भी सबसे ज़्यादा आप कहें तो थारू लोग हैं। और अगर हम पूरे गढ़वाल मतलब पूरे के पूरे उत्तराखंड की बात करें तो सबसे बड़ी जनजाति थारू ही है ना। फिर सेकंड नंबर पे आपके आते हैं जौनसारी, है ना, जो कि गढ़वाल की सबसे बड़ी जो ट्राइब्स है। फिर हमारे आते हैं भोटिया। तो भोटिया मेनली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, भोटिया आपके हमारे चमोली के अंदर पाए जाते हैं और आपके पिथौरागढ़ के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हो गए भोटिया। फिर आपका हो गया भोटिया, और फिर क्या है आपका राजी और बोक्सा, है ना। राजी तो सबसे कम होगा, बोक्सा बोक्सा और फिर राजी सबसे लास्ट में। तो सबसे कम संख्या में कौन पाए जाते हैं, आपके राजी। तो इस तरीके से ये जनजातियां हैं, इनके बारे में आपको पूरी की पूरी डिटेल स्टडी करनी है कि ये जनजातियां कहाँ कहाँ रहती हैं, ये इनके क्या क्या खान पान हैं, क्या क्या रिवाज हैं, इनके क्या क्या कल्चर हैं, क्या क्या पहनावे हैं, और इनकी जो जनसंख्या है वो कहाँ है, कितनी है, सारा का सारा जो है चीज़ें, इससे क्वेश्चन सब बनते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जनजातियाँ। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, उत्तरकाशी के भोटियाओं को सामान्यतः किस रूप से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेनली बात की गई है उत्तरकाशी के भोटियाओं की। तो इसलिए जो ये जनजातियाँ होती हैं इनको काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ना जरूरी है ताकि सारी की सारी चीज़ें हमें पता हों। अभी ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, आप सब जानते हैं कि उत्तरकाशी में इनको क्या कहा जाता है, जाड़ के नाम से, जाड़ भोटिया के नाम से इनको जाना जाता है। फिर अगर हम हिमाचल में जाते हैं तो इनको भोट कहा जाता है, तो इनका जो प्रदेश होता है उसको भोट प्रदेश कहा जाता है। फिर हम जब हमारे चमोली के अंदर आते हैं तो वहाँ पर इनको जो नीतीमाणा वाला क्षेत्र है मेनली ये उसी क्षेत्र इलाके में रहते हैं, तो वहाँ पर मेनली इनको कहा जाता है मारछा, तोलचा, ऐसे नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो मारछा, तोलचा इन नामों से जाना जाता है। फिर अगर हम पिथौरागढ़ साइड जाते हैं तो वहाँ पर इनको आपका सौका और जोहारी इस तरीके की नामों से जाना जाता है। बेसिकली ये सारे होते भोटिया ही हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है आपका। और भोटिया ये क्यों आया इनका नाम भोटिया, क्योंकि ये पहले भोट प्रदेश के निवासी थे। भोट यानी कि तिब्बत, तिब्बत को भोट प्रदेश कहा जाता है। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस जो जनजातियां हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और उससे आपको पूरी की पूरी चीज़ें डिटेल के अंदर पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि आपका राजी जनजाति है, वो सबसे कम जनसंख्या में पाई जाती है। फिर उनका काम जैसे क्या होता है, लकड़ी का जो कास्ट वाला काम है वो अच्छा कर लेते हैं, तो उस तरीके की चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो मतलब आपको उनके खान पान, रीति रिवाज, उनके आभूषण वगैरह ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, किस वर्ष से औली में शीतकालीन बर्फ क्रीड़ाएं प्रारंभ हुई थी? तो फ्रेंड्स, जो औली में विंटर जो खेल्स होते हैं आपके, वो आपके हुए थे कब? 1993 से शुरू। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 1993 से जो है आपके विंटर, सॉरी 1993 कह रहा हूँ मैं, 1983 से। जो 1993 से है वो तो हुआ औली में जो रोपवे प्रारंभ हुआ। रोपवे है ना वहाँ पे एक, जो आपका डायरेक्ट जो हमारा जोशीमठ वाला हाईवे है वहाँ से, और ऊपर हमको औली टॉप तक पहुँचाता है। तो वो हाईवे जो है 1993 से शुरू हुआ, और 1983 से वहाँ पर आपके विंटर स्पोर्ट्स शुरू हुए हैं। ठीक है, तो ये औली के बारे में भी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है? तो फ्रेंड्स, ये नदियों के संगम का तो विशेषकर आपको ध्यान रखना है, और खासकर जो हमारी ये पंच प्रयाग हैं, इन पे कौन कौन से जो संगम होते हैं, ये सारे के सारे आपको दिमाग में फिट होने चाहिए। सबसे पहले जब हम आते हैं तो पहला जो हमारे पास प्रयाग आता है वो कौन सा है? विष्णु प्रयाग, है ना। विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा। ठीक है ना। और जो धौली गंगा है फ्रेंड्स, उसी की सहायक नदी है कौन सी? ऋषि गंगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आजकल ऋषि गंगा नदी काफ़ी चर्चाओं में है। जो बाढ़ आई है वो किस में आई है? ऋषि गंगा नदी में ही आई है। और वो किस लिए आई है कि वहाँ पर एक हैंगिंग जो ग्लेशियर था वो खिसक गया, और उसका जो पानी है वो सब नदी में आके गिर गया। तो जो ये ऋषि गंगा है वहाँ पर अभी तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आपने देखा होगा न्यूज़ में। तो फ्रेंड्स, ये ऋषि गंगा जो है वो किसकी? पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है, जो कि आकर मिलती है किसमें? अलकनंदा में। कहाँ पर? विष्णुप्रयाग में। और इसको विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पहला प्रयाग हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास आता है नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में आप जानते हैं कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी नदी मिलती है। नंदाकिनी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? नंदा घुंघुटी जो पर्वत है वहाँ से निकल के आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम थोड़ा आगे आते हैं तो हमारा आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में हम जानते हैं कि बहुत बड़ा संगम होता है किसका? अलकनंदा और पिंडर नदी का। तो ये है हमारी तीसरी जो नदी है वो पिंडर। तो पिंडर जो नदी का उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? पिंडारी ग्लेशियर से, जो कहाँ पर है? बागेश्वर के अंदर स्थित है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में आप जानते हैं कौन सी नदी आती है? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी जो नदी है वो रुद्रप्रयाग में आती है, और मंदाकिनी नदी जो है आपके ये केदारनाथ वाले जो क्षेत्र है वहाँ से निकल रही है। ठीक है तो आपको वो पता होना चाहिए, और उसका जो उद्गम स्थल है वो जरूर देख लेना। फिर हमारे पास हम आगे जाके जब और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलती है देवप्रयाग में। इसमें कौन सी नदी? भागीरथी। ठीक है, तो इस तरीके से भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में, और वहाँ से बनती है ये गंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पांचों प्रयागों का पूरा पूरा पता होना चाहिए। तो इस तरीके से जो नदी के जितने भी अपवाद तंत्र हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में मैंने आपके जो मेरे पास नोट्स हैं उत्तराखंड के उसके बारे में, उसमें जो है उत्तराखंड के पूरी प्रवाह का मैंने चित्र भी बना रखा है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, जिन लोगों ने लिए होंगे उन्होंने देखा होगा। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस जिले में धौली गंगा विद्युत परियोजना स्थित है? तो अभी हमने वही बात की, धौली गंगा कहाँ पर है? चमोली के अंदर स्थित है। ओके, तो यहाँ पर एक विद्युत परियोजना ये अलग है, जो आपका ऋषि गंगा पर चल रही थी वो अलग है, और ये धौली गंगा वाली तो बहुत बड़ी परियोजना है, इसको विष्णुगाड़ परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने प्रशासन में आपदा प्रबंधन को सर्वप्रथम लागू किया था? तो फ्रेंड्स, हमारे उत्तराखंड ही वह राज्य है जिसने अपने प्रशासन में सबसे पहले आपदा प्रबंधन को लागू किया था। ठीक है ना, तो कौन है? अपना उत्तराखंड। तो उत्तराखंड फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आपदा की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है। हमारे यहाँ जो है वो आपदा
आती ही रहती है। कभी भी कभी बादल फट जाते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी ग्लेशियर टूट जाते हैं, फिर कभी जो लैंडस्लाइड वगैरह तो होता ही रहता है ना। तो ये बहुत संवेदनशील है, और ऊपर से जो है इतने सारे बांधों के निर्माण की वजह से जो है ये इलाका और ज़्यादा संवेदनशील हो चुका है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि उत्तराखंड जो होता है उसके नीचे से जो हमारी मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, एमसीटी जिसको कहा जाता है, वो गुजरती है। ये इवन टिहरी डैम के नीचे से होकर गुजर रही है। इसको आपने सुना होगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये जो थ्रस्ट होती है, बेसिकली क्या होती है कि जो दो लेयर्स होती हैं वो आपस में जहाँ पर जुड़ती है वहाँ पर जो है वो थ्रस्ट बनता है। तो हमारा जो जो ये उत्तराखंड, ये ऐसे रीजन में है जहाँ पर आपके दो हिमालय जो है आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो प्लेट्स होती हैं इनमें लगातार खिसकाव होता रहता है। कोई प्लेट्स जो उसका मूवमेंट होगा, प्लेट्स इधर को आएगी, कोई इधर को आएगी, तो एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के नीचे घुसेगी, तो क्या कहीं ना कहीं क्या होगा, फिर ये भूकंप की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील जोन में आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इतना भयंकर भयंकर भूकंप जो है वो गढ़वाल के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे 1803 का भूकंप, जिसने कि गढ़वाल में जो है वो आधा गढ़वाल पूरा ख़त्म हो चुका था। उसके बाद उत्तरकाशी का भूकंप, चमोली में भूकंप आया था। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े भूकंप हैं वो आते रहते हैं, क्योंकि एमसीटी जो है वो उत्तराखंड के नीचे से गुजरती है। और भविष्य में अगर बड़े भूकंप आते हैं तो उससे हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े डैम्स हैं उन पे इतने बड़े बड़े रिजर्वायर बने हुए हैं, तो अगर वो डैम टूटते हैं तो आप लगा लीजिए कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारे यहाँ आपदा प्रबंधन। तो इसीलिए नरेंद्र सिंह जो नेगी हैं उन्होंने कहा था, उत्तराखंड परवासी भय बंधो, अजूराया जागीरया लागी बडोली। हालांकि उन्होंने इसमें नहीं कहा था, पर मुझे ये गाना अच्छा लगता है तो इसीलिए मैंने बोल दिया। आप बोलोगे सर आप तो मजाक भी कर रहे हो। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी। तो फ्रेंड्स, जो केंद्र है उस टाइम पर जो है ये वर्तमान वाली जो सरकार है वही थी, और वो सरकार कौन सी है, आपका एनडीए। ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और जो जिसके जो हेडेड बाय बीजेपी, और जो कांग्रेस जिसको हेड करती है वो है आपका यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, जिसको संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहा जाता है। तो उस टाइम पर जो है वो जनता दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक एनडीए की सरकार थी, और उन्हीं के टाइम पे जो है वो उत्तराखंड की स्वीकृति हुई थी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी का संस्थापक कौन था। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा लीक से हटकर है, और ये आपको परीक्षा वाणी के अंदर भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन नॉर्मली आपको परीक्षा वाणी के अंदर इसमें से देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन, क्योंकि परीक्षा वाणी में कुली बेगार प्रथा के बारे में जरूर दे रखा है, जो कि आपका 1921 में हम जानते हैं कि बागेश्वर में जो है वो कुली बेगार प्रथा के रजिस्टर जो है वो बहा दिए गए थे, और जिसमें आपके बद्रीदत्त पांडे और ये सब जो लोग थे, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ये कुली एजेंसी की बात कर रहा है। तो कुली जो एजेंसी है फ्रेंड्स, ये इस बार पूछा जा सकता है, इस बार ये पूछा जा सकता है कि कुली जो एजेंसी है उसका गठन कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि जो कुली एजेंसी है उसका गठन 1908 में हुआ था, और यहाँ पर इसके संस्थापक कौन है, ठाकुर जोत सिंह। ठीक है ना, तो ठाकुर जो जोत सिंह है वो है इसके संस्थापक हैं। और अगर हम बात करें कि इसका मतलब जो विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया था, तो विचार सबसे पहले आया था गिरिजा दत्त नैथानी। तो उनका नाम है गिरिजा दत्त नैथानी। ठीक है, नैथानी। तो ये आपके हो जाता है कुली एजेंसी। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, और 1908 में ये बनी थी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एक आध क्वेश्चन तो इस प्रकार से आएंगे जो कि आपको परीक्षावाणी में नहीं मिलेंगे, और वो ज़्यादातर इन क्वेश्चनों को जो ग्रुप सी की तैयारी वाले हैं वो कर पाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी डीप स्टडी कर लेते हैं ना उत्तराखंड की, तो इसीलिए। चलते हैं आगे। उत्तराखंड में किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इस प्रकार के जो उत्तराखंड के स्पोर्ट्स वाले जो पर्सन्स हैं जो फेमस है उनके नाम से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये जरूर पढ़ना है। और इसका जो आंसर है वो है आपका मधुमिता बिष्ट। ठीक है, तो मधुमिता बिष्ट जो है वो बैडमिंटन क्वीन के नाम से जानी जाती है। उसके अलावा बाकी अदर जो और खिलाड़ी हैं ये सब परीक्षावाणी में आपको मिल जाएगा, पीछे से दिया होगा।
तो यहाँ पर जो है वो, और जो इम्पोर्टेंट जो हमारे खिलाड़ी होते हैं जितने भी, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपका जसपाल सिंह राणा हो गया, और आपके ये कुमारी हंसा मनराल, और उन्मुक्त चंद हो गया, राजेंद्र भंडारी हो गया, और आपके ये और कौन कौन है, मतलब जो भी हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उनको उनके बारे में एक तो उनका नाम, दूसरा वो किस खेल से संबंधित हैं, और तीसरा उनको किस नाम से जाना जाता है। जैसे ये बैडमिंटन क्वीन के नाम से, तो इसी प्रकार से अलग अलग नेम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा उत्तराखंड का स्पोर्ट्स। चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन तो पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। उत्तराखंड में कुल कितने जोत क्षेत्र है, यानी कि जो सिंचाई वाला क्षेत्र है, जो लैंड है, जो कृषि योग्य क्षेत्र है, वो कितना है। तो हमारे पास जो कुल कृषि योग्य क्षेत्र है वो कितना है, 7,86,571 हेक्टेयर, ठीक है। और राज्य में हमारे पास कई कई प्रकार की जो औषधियाँ हैं उनकी खेती लगातार होती हैं, जैसे कि आपका कुटकी, चिरायता, अफीम, है ना, पायरेथम, इस तरीके की जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं उनकी खेतियाँ होती हैं। हालांकि उत्तराखंड जो है वो फ्रेंड्स उतना डेवलप नहीं है इन क्षेत्रों में। जैसे आपका हिमाचल है तो वहाँ पर देखिए आप बागवानी में कितना ज़्यादा वो डेवलप है ना। तो वहाँ पर इस कारण से पलायन भी बहुत कम है। अब उत्तराखंड में हम बात करें तो पलायन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गाँव के अंदर जो है वो रोज़गार के साधन नहीं है। जबकि हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है। उन लोगों का एक तो वो लोग पर्यटन में भी अच्छे हैं, घरों गांव गांव में अलग अलग क्षेत्रों में होम स्टे उनके बहुत ज़्यादा चलते हैं। दूसरी बात, उनके यहाँ जो है वो उनकी बागवानी फसलें जैसे सेब वगैरह की खेती बहुत करते हैं, तो उनका उसी से काम चल जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। तो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाला सभी जानते हैं, ये काफ़ी चर्चाओं में भी रहा है, कौन है, लिपुलेख, ठीक है ना। क्योंकि अभी नेपाल के साथ विवाद चल रहा है, तो नेपाल ने इस पर कुछ इलाकों में कब्जा अपना मतलब बता दिया है कि भाई ये हमारे हैं, ठीक है। खासकर केपी शर्मा ओली, वो तो खतरनाक हो रखे हैं इस बारे में, ठीक है। खैर अभी इस पर चलता रहेगा, ठीक है। तो इससे भारत और नेपाल के जो संबंध है उसमें भी थोड़ा तलखी आई है, ठीक है। तो उसको भी धीरे धीरे नॉर्मल करने की कोशिश हो रही है। उसके अलावा जो है वो किंगरी जो बिंगरी है, ये हम जानते हैं कि चमोली और तिब्बत के बीच में है। बाराहोती ये आपके उत्तरकाशी नहीं, हाँ, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। और थागला जो है वो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में, ठीक है। तो अब प्रमुख जो जितने भी हमारे दर्रे हैं इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, कत्यूरियों ने किस स्थान पर अपनी प्रथम राजधानी स्थापित की थी। तो कत्यूरियों ने जोशीमठ में अपनी पहली राजधानी स्थापित की थी, और उसके बाद में उसको बैजनाथ शिफ्ट किया था, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होता है जोशीमठ। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ वही कर पाएगा जो ग्रुप सी की तैयारी वाले इतने डीप स्टडी करते हैं, उनको सन भी याद होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको इतना, बाकी नॉर्मल जो होगा वो इतने जो सन किसी को याद नहीं होंगे, और ना ही कोई इतनी डीप स्टडी करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो आपका जगत चंद है, 1708 से 1730 के बीच में। फिर है नेक्स्ट हमारे पास, किस वर्ष नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये डेट तो सभी को याद होनी चाहिए। 1790 में जो है वो नेपाल के जो गोरखा थे उन्होंने अमर सिंह थापा के नेतृत्व में, आप जानते हैं कि गढ़वाल पर कुमाऊं पर अटैक कर लिया था, और कुमाऊं पर कब्जा करा था। उसके बाद वो गढ़वाल की तरफ बढ़े थे, लेकिन उनके यहाँ खुद नेपाल में खुद ही जो है वो कुछ आंतरिक विद्रोह हो गया था, तो इसलिए वो वापस हो गए थे, है ना। और फिर क्या हुआ था, फिर 1803 में जब भूकंप आया तो उन्होंने सोचा कि अब ठीक है गढ़वाल की स्थिति थोड़ा ख़राब है, तो इस टाइम पर अटैक कर लेते हैं। तो फिर गढ़वाल में कब किया, 1803 में अटैक कर लिया, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका कुमाऊं का, और ये आपको कुछ डेट्स याद जरूर रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास, कोटेश्वर डैम की जो विद्युत उत्पादन क्षमता वो है कितनी है। तो कोटेश्वर जो डैम है, यानी कि कोटेश्वर बांध है, उसकी जो विद्युत उत्पादन की क्षमता है वो है 400 मेगावाट, ठीक है। तो 400 मेगावाट है। फ्रेंड्स ये जो डैम है ये भागीरथी नदी पर ही स्थित है। एक्चुअली में ये जो टिहरी डैम था उसी का पार्ट 2 है, मतलब परियोजना पार्ट 2। तो फ्रेंड्स ये जो डैम्स हैं हमारे, जितने भी इंपॉर्टेंट डैम हैं उनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। उनके बारे में आपको ये पढ़ना है कि ये डैम किस नदी पर है, कब बना था, और साथ के साथ कितनी उसकी क्षमता, मतलब उत्पादन की क्षमता है। तो इसमें प्रमुख डैम आपके जितने भी हैं, आपके टिहरी डैम हो गया, आपके धौलीगंगा पे जो विष्णुगाड़ परियोजना चल रही है वो हो गया, और ग्लोगी जल विद्युत परियोजना हो गई,
जो कि उत्तराखंड की पहली जलविद्युत परियोजना मानी जाती है। और उसके अलावा जो आपका मनेरी वैली हो गया, लखवाड़ डैम प्रोजेक्ट हो गया और पंचेश्वर डैम हो गया, जितने भी ये इंपॉर्टेंट डैम्स हैं ये आपको इनके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड को में किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो फ्रेंड्स ये जो विश्व विरासत का दर्जा दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करते हैं, दुनिया भर में जितने जो प्रमुख दुनिया भर में जितने भी प्रमुख जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको फ्रेंड्स ये आपके मतलब एक तरह से विश्व विरासत का दर्जा देता है कि वो हमारी विरासत है, मानवता की विरासत है। तो इसलिए उनको फिर उसके बाद से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर है फूलों की घाटी, और ये दिया गया था आपके 2005 के अंदर। ठीक है ना, तो आपको ये बात याद रखनी है। उसके अलावा जो नंदा देवी हमारा 22 पर रिजर्व है उसको भी 1988 में जो है विश्व विरासत का दर्जा दिया गया यूनेस्को के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये कुछ बातें आपको इनके बारे में याद रखनी। जितने भी हमारे नेशनल पार्क्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं और उनमें से किस किस को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, किस किस को आपको विश्व विरासत घोषित किया गया है, ये आपको पूरी चीज़ें डिटेल में देखनी है। ठीक है, और जो हमारा अभी जहाँ पर बाढ़ आई है धौली गंगा वाला इलाका और जो ऋषि गंगा वाला क्षेत्र है जहाँ पे आपका नंदा देवी पर्वत का ही इलाका है, तो वो इसीलिए आजकल आपने देखा ये ज़्यादा चर्चाओं में भी रहा और पर्यावरणविदों जो हैं वो बहुत कुछ इस पर कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो नंदा देवी बायोस्फीयर वाला रिजर्व वाला इलाका है। तो वहाँ पर इस प्रकार की संवेदनशील क्षेत्र में इस प्रकार के डैम के निर्माण की अनुमति क्यों दी गई है, या कई कारक जो है उसमें अनदेखी की गई है, तो इसीलिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस पर आर्टिकल्स भी आ रहे हैं आजकल। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, स्थानीय स्वशासन प्रणाली में उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्वीकृत किया था। तो फ्रेंड्स ये 50% आरक्षण देने वाले हैं माननीय खंडूड़ी जी। ठीक है ना, 2007 से 2009 तक जो है ये मुख्यमंत्री रहे थे और इन्होंने 50% आरक्षण जो है वो पंचायतों में दिया था महिलाओं को। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ्रेंड्स ये फ़ायदा होगा कि जैसे एक साल हर 5 साल में एक बार नॉर्मल सीट आती है, फिर एक बार कौन सी सीट आती है, महिलाएं सीट। तो जब महिला सीट आती है तो आप जानते हैं कि उस टाइम पर केवल महिला कैंडिडेट ही खड़ी हो सकती है। तो हमें उत्तराखंड में जो है इससे क्या होता है, इससे जो है महिलाओं को आगे आने का मौका मिलता है, उनमें जागरूकता आती है, उनमें नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है, उनका मान सम्मान बढ़ता है। गाँव के अंदर जो है जब जब एक प्रेस महिला जो है वो प्रधान बनती है तो उसके घर में इज्जत भी बढ़ती है। हालांकि जो है वो जितने भी लोग हैं वो अपनी पत्नियों को लड़ाते हैं और उसके बाद क्या बन जाते हैं, प्रधान पति बन के वो ही सारा काम करते हैं। ये बात आपने देखी होगी गाँव के अंदर। लेकिन फिर भी मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण है यानी कि एम्पावरमेंट है वो भी इसके माध्यम से होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित, तो ये जो आभूषण है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही आता है उत्तराखंड के हर एग्जाम में। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपको ये कुछ आभूषण है, इसका मिलान करना है। तो आभूषण में अगर आपको इसमें तो बहुत आसान था, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आपको फुल्ली तो पता ही है कि सब जानते हैं कि कहाँ नाक में पहनते हैं। तो बी का 4 देखिए, इसमें बी का 4 देखिए केवल किस में है, ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस सीधे सीधे ये आंसर सही हो जाता है। ठीक है ना, उसके अलावा बाकी अगर चीज़ें हैं अगर हम बात करें तो जानते हैं कि जो धगुली है वो, या धगुला जिसको कहते हैं, वो छोटे बच्चों को लगाते हैं, हाथ में लगाते हैं वो जनरली। उसके अलावा चरियो जो है वो आपके गले के अंदर, और तुगेल जो है वो कान में पहना जाता है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के जो प्रमुख आभूषण हैं, इमरती हो गया और भी बहुत सारे हैं यार इसमें। ठीक है ना, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा एक चक्कर, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है। तो गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक है वो किसकी है, पातीराम। तो राय बहादुर पातीराम जो है उनकी ये पुस्तक है। उसके अलावा जो अलग और पुस्तकें हैं गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न की, और गढ़वाल गजेटियर्स, हिमालय की यात्रा, कुमाऊं गजेटियर्स, क्या क्या है वो बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं उनके जो लेखक हैं वो आपको पढ़ने हैं कि वो उनके जो लेखक हैं वो कौन कौन हैं। ठीक है, चलते हैं आगे।
और उत्तराखंड का ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ये है निम्नलिखित में से किस किस में क्या निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थान में सबसे अधिक एकीकृत औद्योगिक संस्थान पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो संस्थान है हमारे वो कहाँ पर है, हरिद्वार के अंदर है ना। तो हरिद्वार के अंदर हम जानते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी हमारी कंपनियां हैं, महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनी उसका सबसे बड़ा प्लांट हरिद्वार में है, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में है, उसके अलावा बहुत सारे जो कंपनीज हैं उनके प्लांट्स जो हैं वो हरिद्वार के अंदर स्थित हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके हो गए उत्तराखंड का पोर्शन। ठीक है, तो कल हम जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो है किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और देखिए आपने देखा होगा कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो परीक्षा वाणी से ही कवर हो जाएंगे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाकी मैंने अपने नोट्स जो है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं, अगर आप वो देखोगे तो उसमें आपको नदी तंत्र से लेकर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना काफ़ी।